हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार बच्चों, यार नाइन्थ के स्टूडेंट्स, बहुत 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 थैंक यू। आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है हमें। देखो जैसे कि आप जानते हैं कि यार नाइन्थ का पूरा पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। पूरा साइंस प्रेजेंट है, पूरा मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 दोनों ही प्रेजेंट है, इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस भी प्रेजेंट है। तो आप अच्छी तरीके से वीडियोस को देख रहे हो। हम यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं एनालिटिक्स में, तो मैं कभी कभी चेक करता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे पता चलता है कि यार बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। काफी सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किया है और उन्होंने काफी अच्छे मार्क्स निकाले हैं। अपकमिंग जो एग्जाम था उनका, फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्मिनल का, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम था, बहुत अच्छे मार्क्स निकाले। मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स थे सबके 85-90% आए हैं। कुछ बच्चों के थोड़े से एवरेज आए हैं, 60-70% आए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मेहनत करेंगे जितना हो सके मेहनत करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे, है कि नहीं। तो यार आप लोग JR फैमिली का हिस्सा हो, है कि नहीं। JR ट्यूटोरियल्स के लोग यार, कमजोर नहीं पड़ना है, मेहनत करना है, डट के सामना करना है, आगे और अच्छा मार्क्स आएगा। तो अगेन आज क्या लेकर आया हूं, एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें हमारा प्रॉब्लम सेट चल रहा था मैथ्स का, जैसे कि आप जानते हो। तो नाइन्थ का मैथ्स पार्ट 1 का चौथा चैप्टर, जिसका नाम क्या है दोस्तों चौथे चैप्टर का, दैट इज नथिंग बट, अरे नाम ही नहीं लिखा, चौथा चैप्टर प्रॉब्लम सेट 4। चौथा चैप्टर का नाम जो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैथ्स पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो आज प्रॉब्लम सेट जो 4 है ना, प्रॉब्लम सेट 4, उसका लाए हैं लेक्चर नंबर 3। तो हमारा कंटिन्यूअस हम लेक्चर नंबर 1 बना दिए हैं, लेक्चर नंबर 2 बना चुके हैं। तो आपके लिए आज आने वाला है एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे प्रॉब्लम सेट के बाकी रिमेनिंग सम से। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब एक और चीज ये है कि जैसे मैंने बोला कि जितने भी चैप्टर्स है आप सभी के लिए प्रेजेंट है और वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप लोग को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके जितने भी आगे के चैप्टर्स है सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस आपको सर्च करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है सर्च करो, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो पढ़ाई करते रहो, कीप वॉचिंग। और साथ ही में इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक को क्लिक करोगे जाके तो ज्वाइन हो जाओगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करें, चले आ जाते हैं। तो क्या पढ़ने वाले, जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम सेट 4 चल रहा था हमारा। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या नाम है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया था। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और ये चैप्टर का पूरा जो भी प्रैक्टिस सेट है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आप देख सकते हो हमारे वीडियोस में। तो आज 7th क्वेश्चन से शुरुआत होने जा रहा है। तो क्वेश्चन किस प्रकार है चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। रेशियो निकालना है, मतलब एक के नीचे एक लिखना है और उसका शॉर्टकट निकालना है। चलो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे 1024 MB और ये 102 GB, सॉरी 1.2 GB। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे ना, इसमें करना क्या होता है, ये 1024 MB जो होता है ना, इसका मतलब होता है 1 GB। अगर मैं बात करूं यहां पे कि ये जो 1024 MB है और ये 1.2 GB है ना, इसको किसी एक यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो कोई भी एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी एक यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर लो। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये जो 1024 MB है ना, ठीक है, इसको अगर मैं रेशियो बनाऊं इसके लिए 1.2 GB से, तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे कर लूंगा। ये 1024 MB का मतलब होता है 1 GB। आपको याद रखना 1 GB का मतलब 1000 MB नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आप में से, और जब मैं भी छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि 1 GB में ना 1000 MB नहीं होते, 1024 MB होता है। तो 1024 MB मतलब 1 GB, ठीक है, और नीचे ऑलरेडी 1.2 GB दिया हुआ है। अब दोनों के यूनिट सेम हो गए, ये भी GB में है, ये भी GB में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1/1.2 हो जाएगा। तो 1/1.2 कर सकता हूं ना। अब आप देखो 1/1.2 है। अब मैं क्या करता हूं, ये नीचे 1.2 है, मुझे पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/12 हो गया। तो 10/12 हो गया। अब मुझे बताओ 2 के टेबल में 2 6 12, 2 5 10, तो क्या बचेगा 5.6, सॉरी 5/6। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, ये जो चीज है इसका फर्स्ट क्वांटिटी से लेके सेकंड क्वांटिटी का रेशियो बताना है ना, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट इज नथिंग बट 5/6। आ गया आंसर, खत्म। कितना सिंपल है। तो कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछे जिसमें यूनिट अलग अलग होंगे, मतलब कोई MB दिया है तो कोई GB दिया है, तो किसी एक को सेम बनाओ। जैसे हमने MB को GB बनाया, तो ये GB दोनों सेम हो गया, तो इसके लिए नंबर सेपरेट हो गए, 1/1.2 हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर 5/6 आ गया। वैसे सेकंड वाला देखो यहां पे, अब ये 17 रुपया है, ये 17 रुपया है और नीचे क्या है 25 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, ये रुपए को पैसे बना सकता हूं। वी नो दैट 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा।
तो मतलब अगर मैं इसको पैसे बना दूंगा तो ये 17 रुपया क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया मतलब 100 पैसा होता है, ठीक है। और नीचे जो ये 25 रुपया है, ये 25 रुपया को अगर मैं पैसे में बनाऊं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और ये 60 पैसा उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया, जितने भी रुपीज वाले टर्म है उसको पैसे में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपया 100 पैसा होता है, ये हम सब जानते हैं यार, बचपन से भारत में रहते आए। तो 17 रुपीज क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, और ये 25 रुपया मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 100 और 60 पैसे मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये भी पैसे में आ जाएगा। अब ऊपर नीचे दोनों पैसे में आ गए, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 1700 पैसे, अपॉन ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 2500 प्लस 60 पैसे, तो ये हो जाएगा 1700 पैसे अपॉन 2560 पैसे। समझ में आ रहा है। अब ऊपर नीचे पैसे पैसे हैं तो लिख दो यहां पे 1700 अपॉन 2560, 10 कैंसिल कर लो, 170 अपॉन 256, कुछ किसी के टेबल में तो आएगा, कट होएगा। अब देखो किसके टेबल में आ सकता है, किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में तो जाएगा ही जाएगा बिंदास, पर 4 के टेबल में जाता है क्या, 4 से तो नहीं, 4 जा 10 नहीं, 4 के टेबल में नहीं जाएगा। 2 के टेबल में 2 8 जा 16 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 85 आया नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 85 अपॉन 128। और छोटा हो सकता है क्या, किसी के टेबल में जाएगा क्या, चेक करो, और किसी के टेबल में जाएगा क्या, 85 और 128, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में नहीं जाएगा, किसी के टेबल में नहीं जाएगा, तो दिस इज विल द फाइनल आंसर। मतलब हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 85 रेशियो 128, ये आपका फाइनल रेशियो आ गया, खत्म कहानी। इसके आगे और कोई सॉल्व नहीं हो सकता। कितना सिंपल है कि नहीं। तो कोई भी यूनिट दिया हो, चाहे पैसे, चाहे रुपीज, चाहे किलोमीटर, चाहे मीटर, चाहे कोई भी चीज दिया हो, बस उसको क्या करना है, सेम सेम बनाना है, उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो, 5 डजन। मुझे एक बताओ, 1 डजन में कितने यूनिट आते हैं, ये 5 डजन अपॉन कितना है, ये 120 यूनिट है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 डजन का मतलब कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन मतलब 12 यूनिट। केले खरीदते हो, केले हो डजन के हिसाब से, तो 1 डजन केले में 12 केले होते हैं, करेक्ट है कि नहीं। क्या होता है, 12 केले होते हैं, तो ये केला तो नहीं है लेकिन डजन है, तो डजन मतलब 12 होता है, डजन मतलब 12 होता है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहां पे यूनिट, ठीक है। और ये 120 यूनिट तो पहले से ही दिया हुआ है यहां पे, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों यूनिट हो गया, तो क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 60, और नीचे आपका 120, तो 60 अपॉन 100 यूनिट बचा, 0 कैंसल, 6 अपॉन 12 मतलब 1/2, इसका मतलब हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2, खत्म कहानी। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल था, है कि नहीं। तो ऐसे कितने इजीएस्ट से इजी एग्जांपल आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो। देखो, आप अगर एक एवरेज बच्चे हो, मैं आपको एक बार बार बोलता हूं, आप जेआर ट्यूटोरियल्स पे भरोसा रखो, आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैला दो कि जेआर ट्यूटोरियल्स क्या है, क्योंकि यार इतना मेहनत किसी ने नहीं किया होगा जितना हम आपके लिए कर रहे हैं। हर बच्चों को यहां पे एक स्कॉलर बनाने वाले, एकदम क्वालिटी एजुकेशन देके, तो जितना हो सके एफर्ट्स डालो और कंसेप्ट क्लियर करके इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि यार हर बच्चा जो बोलता है ना मैथ्स में डरता हूं यार, डरेगा नहीं आज के बाद, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4 स्क्वायर मीटर, 4 स्क्वायर मीटर अपॉन ये क्या है, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर मीटर आप समझते हो ना, मीटर का स्क्वायर होता है, वैसे स्क्वायर सेंटीमीटर ये एक्चुअली एरिया के लिए होता है। तो ये 4 स्क्वायर मीटर को मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, यानी कि ये जो 4 स्क्वायर मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मैं अगर मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्ट अगर करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर, जिसको ये बोलते हैं ना स्क्वायर मीटर, मतलब यही होता है, मीटर स्क्वायर को अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 100 के स्क्वायर मतलब 4 जीरो आ जाएगा, तो इतने वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहां पे तो बात हो रही है स्क्वायर की, स्क्वायर है ना, एसक्यू लिखा है, स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, यही होता है 10,000। तो यहां पे मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, और नीचे आपका जो वैल्यू दिया है वो ऑलरेडी स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पे ध्यान से क्या हो रहा है, अब देखो ये 40,000 हो जाएगा, तो 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होल डिवाइडेड बाय 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, सिर्फ 40,000 डिवाइड बाय 800, 2 जीरो यहां कैंसिल, 2 जीरो यहां कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1 जीरो मतलब कितना आ रहा है, यहां पे 50 आ रहा है, नीचे कितना 1 आ रहा है, तो आपका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 50:1। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी।
कितना टफ था ये वाला, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए आराम से हमने सॉल्व कर दिया, मतलब आप भी बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? क्लियर, समझ में आ गया? तो ये था हमारा सबसे पहला कैटेगरी का एग्जांपल आज के इस लेक्चर का, जो कि था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का एग्जांपल हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब हम किस पे जाएंगे दोस्तों, बताओ? अब हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। a अपॉन बी का वैल्यू दिया है 2/3। ठीक है, यहां पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दिए, इसके वैल्यू निकालने। कैसे निकालेंगे थोड़ा समझो इसको। a बाई बी का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे यहां पे a बाई बी दिख रहा नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू में पुट ऑन कर दूं। लेकिन यार हमने इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है अगर आपको याद होगा? ठीक है, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सब पढ़ा है कि नहीं इस चैप्टर के अंदर? तो यार बस वही सब फॉर्मूलेस हैं, इसको लगा देना है और हम लोग का आंसर जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो कोई भी चिंता और परेशानी की बात यहां पे नहीं लेने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, सबसे पहले a बाई बी आपका जो यहां पे दिया हुआ है, a बाई बी जो है इसका वैल्यू कितना दिया है? 2/3 हमें दिया हुआ है। a बाई बी का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 2/3 हमें दिया हुआ है। ठीक है ना? अब ये जो a बाई बी का वैल्यू 2/3 है ना, तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं अगर a बाई बी को अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि देखो यहां पे a के पास 4 है और b के पास 3 है। देखो यहां पे ध्यान से, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं ये a बाई बी जो ऑलरेडी है मेरे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 4/3 से, तो ये a बाई बी को अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका जो वैल्यू है 2/3, तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 4/3 से। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 4a अपॉन 3b इज इक्वल टू 2 4 8 अपॉन 9 आएगा। ये इतना समझा? 4a अपॉन 3b इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो 4a बाई 3b इज इक्वल टू 8/9। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लगाता हूं कंपोनेंडो फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो, पता है आपको कंपोनेंडो क्या होता है? अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, देखो कंपोनेंडो का मतलब होता है जो भी ऊपर रहता है, ऊपर वाला नीचे वाले को प्लस करता है और डिवाइड बाय नीचे वाला हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? 4a और 3b प्लस हो जाएंगे आपस में, तो 4a प्लस 3b अपॉन नीचे वाला रहेगा 3b। तो ये 4a ऊपर वाला नीचे वाले को प्लस करता है और नीचे वाले को डिवाइड करता है, तो 4a प्लस 3b डिवाइड बाय नीचे वाला 3b इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा, तो 8 प्लस 9 अपॉन 9 बचेगा। समझ में आ रहा? 8 प्लस 9/9। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 4a प्लस 3b जो है दिख रहा है आपको, ये 4a प्लस 3b अपॉन 3b, इसका वैल्यू यहां पे मिलेगा 8 प्लस 9 यानी 17 और नीचे आ जाएगा 9। तो ये 4a प्लस 3b जो आपको दिख रहा है अपॉन 3b इज इक्वल टू 17/9 जो है इसका वैल्यू ये आ गया। और यही आपका क्या है दोस्तों? फाइनल आंसर है, क्योंकि आपको यही तो चीज निकालने बोला है ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्वेश्चन जो था, आपने देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना इसको मैनेज करना है, क्योंकि डायरेक्टली मुझे a बाई बी का वैल्यू कहीं दिया नहीं है, तो क्यों ना इसमें मैं थोड़ा सा क्या करूं, दिमाग लगाओ। तो मैंने क्या दिमाग लगाया? सबसे पहले जो a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 था, इसमें मैंने 4/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो जिससे मुझे एक वैल्यू मिल गया, और इसको मैंने कंपोनेंडो जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा दिया, जिससे हम लोग को आंसर डायरेक्ट मिल गया। अब सेम यहां पे भी देखो क्या हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, यहां पे भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे a बाई बी का वैल्यू जो है 2/3 दिया हुआ है ऑलरेडी, ले लो, a बाई बी का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दोनों को स्क्वायर करता हूं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। यहां तक समझ में आ रहा है? तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, मुझे a के साथ 5 चाहिए, b के साथ 2 चाहिए। ठीक है, a के साथ 5 चाहिए, b के साथ 2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये जो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर है, इसको अगर मैं 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, जैसे हमने a के साथ 4 चाहिए था, b के साथ 3 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, 4/3 से मल्टीप्लाई किया। वैसे a के साथ 5 चाहिए, b के साथ 2 चाहिए, तो मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये इज इक्वल टू 4/9 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 के साथ। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग वापस से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 10 20, यानी कि 10/9 हो गया। यहां पे समझ में आया? 5a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, 10/9 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला जो है वो लगा दूंगा। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला क्या है कि एक बार आपको प्लस करना है, क्योंकि देखो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो कंपोनेंडो में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ
कि ऊपर वाला नीचे वाले से प्लस करके डिवाइड बाय नीचे वाला करता है, तो ये कॉम्पोनेंडो होता है प्लस वाला। लेकिन हमको यहां पे डिविडेंडो भी करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, देखो नाम कितना मस्त है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब ये ऊपर वाला नीचे वाले को प्लस करेगा एक बार, यानी कि 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा, प्लस किया, और डिवाइड करेगा दोनों के माइनस को, यानी 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर को। देखो यही आ रहा है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10/9 था, तो 10 एक बार प्लस करेगा और 10 एक बार माइनस करेगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 5a स्क्वायर। इसको मैं अलग कलर से लिखूं क्या, चलो आप लोग पहले ना अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 9 इज 19, 10 माइनस 9 इज 1। तो आपका आंसर आ गया फाइनल वाला, जो कि आ गया 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 19/1, यानी 19:1। समझ में आ गया, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो 19 इज योर फाइनल आंसर। इसका वैल्यू क्या आ गया 19, इसका वैल्यू आ गया 17/9। समझ में आ गया। तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग के लिए भी होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ता हूं, ताकि यार आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो अपनी तरफ से। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो हमारा काम क्या है, एज ए टीचर मैं आपको कितना पढ़ा सकता हूं, 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल मैं करा सकता हूं। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूं उसके जैसा दिखने वाला कुछ अलग एग्जाम्पल आ गया, तो क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो? यस, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, और उसी को बोलते हैं मेहनत, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि भैया सर ऐसा कोई भी नंबर का एग्जांपल दे दो, हमको मेथड पता है, आपने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, हम कोई भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है, ए बी सी डी आर इन द प्रोपोर्शन। ए बी सी डी जो है प्रोपोर्शन में दिया है, यहां पे आपको कुछ अलग अलग चीजें दिख रही होगी। सबसे पहले 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन b स्क्वायर प्लस 3bd। हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाना है। दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं यार। ऐसे कितने भारी भारी एग्जांपल हमने हमारे प्रैक्टिस सेट में, लेक्चर्स जब हम पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर को कंप्लीट जब कर रहे थे हम लोग, तो हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए आते हैं वापस से और ऐसे एग्जांपल्स को भी फटाफट से सॉल्व करवाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है कि हमारा जो ए बी सी डी है आर इन प्रपोर्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बाय बी जो होगा, ए बी सी डी कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, तो ए बाय बी जो होगा इज इक्वल टू सी बाय डी होगा, बिकॉज जो ए बी सी डी है आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों है ऐसा? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है ना, इसके लिए। तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मान लेता हूं लेट करके कि ये जो a बाय बी जो है इज इक्वल टू सी बाय डी जो है, इसको मैं k मान लेता हूं। क्यों k मान रहा हूं दोस्तों? क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म की जरूरत होगी जो हमें प्रूफ करके दिखा सकता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इज इक्वल टू हमने k दिखा दिया। तो जिसके वजह से होगा क्या कि a जो होगा, ये जो a बाय बी इज इक्वल टू k होगा, तो a इज इक्वल टू bk हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय k, a इज इक्वल टू bk हो गया। वैसे ही c इज इक्वल टू dk हो गया। देखो dk आ गया, दिनेश कार्तिक आ गया। ठीक है, तो bk और tk दोनों आ गए यहां पे। इसको चाहिए तो मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं यहां पे, सिमिलरली हम ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस को हम उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं, लिखता हूं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिए क्या है, ये है जो कि है 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन दिस वैल्यू दैट इज 11b स्क्वायर प्लस 9bd। ठीक है, ये दोनों उठाया। अब इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि ये आ जाएगा और हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान देना। तो सबसे पहले एक चीज मैं जानता हूं कि ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इसमें जो a का वैल्यू bk है और c का वैल्यू dk जो है मैं डाल सकता हूं। डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल डालूंगा यार। देखो सॉल्व कर लो। अगला स्टेप, तो ये 11 है, a के जगह पे मैं क्या लिखूंगा bk, तो ये हो जाएगा bk और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर है, प्लस 9 है, उसके बाद यहां पे ac, आप देख पा रहे हो यहां पे क्या लिखा हुआ है AC, तो A का वैल्यू तो BK है, तो लिख दो यहां पे BK, और यहां पे C भी है, C का वैल्यू भी DK है, तो BK मल्टीप्लाई बाय DK। समझ में आया? BK मल्टीप्लाई बाय DK हो गया, यहां पे समझ में आ गया। अब नीचे अपॉन में आप देखोगे 11b स्क्वायर है, तो 11b का वैल्यू हमारे पास है क्या? नहीं, तो 11b स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 11b स्क्वायर जो है वैसे का वैसे ही लिखेंगे, प्लस
9BD, तो 9 मल्टीप्लाई बाय BD, BD तो है ही नहीं कुछ, तो डायरेक्ट लिख दो BD, क्योंकि 11B² प्लस 9BD ये वाला हो गया। समझ में आया इतना? अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे लाइन खींच देता हूं, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप बहुत मजेदार, अगला स्टेप और मजेदार। देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे सॉल्व करते हैं। ये इतना वैल्यू आ गया, अब इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये 11 है, ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय B² K² हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा यहां पे दैट इज इक्वल टू 11, ये देखो ये 11 है, ये B² है, तो B का स्क्वायर भी होगा K² भी होगा, तो ये 11B² K² हो गया, 11B² K² प्लस ये 9B के मल्टीप्लाई बाय D के, तो ये हो जाएगा 9BD और K², ठीक है। तो ये हो जाएगा 9BD और K²। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक लाइन यहां पे खींच देता हूं ताकि कोई परेशानी यहां पे आगे ना हो, ठीक है। अब देखो यहां पे इज इक्वल टू, हाँ इसके अपॉन में भी आएगा, अपॉन में क्या है दैट इज 11B², इसको तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, तो 11B² प्लस 9BD, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसको मैं एज इट इज वहां पे रख दिया मैंने, ठीक है। 9BD हो गया। अब यहां पे ऊपर आप देखोगे तो इसके पास भी K² है, इसके पास भी K² है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो अगर यहां पे देखो 11B² K² है, यहां पे 9BD K² है, तो मैं सिंपली क्या करता हूं ना, ऊपर ना K² को कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैंने K² को कॉमन लिया, इसके पास क्या बचेगा 11B² बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा 9B मल्टीप्लाई बाय D बचेगा, क्योंकि K² बाहर निकल गया, और ये होल डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू दैट इज, यहां पे भी अगर आप देखोगे, थोड़ा भी अगर ध्यान दे पा रहे होंगे नीचे की तरफ आप देखोगे, तो इसमें से कोई कॉमन कुछ खास दिख रहा नहीं है, तो मैं क्या करता हूं ना 11B² प्लस 9BD को एज इट इज लिखता हूं, एज इट इज क्या रखता हूं, उसको लिखता हूं। और अगर आप स्मार्ट हो, यहां तक समझ में आ गया है आपको, आप स्मार्ट हो, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि यहां पे 11B² प्लस 9BD दिख रहा है, यहां पे भी 11B² प्लस 9BD दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया यहां पे K², तो यहां पे आ गया K², और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। मतलब हमने हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व किया, तो हमारा आंसर कितना आया K² आया, ठीक है। यहां तक हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब मैं लूंगा यहां पे RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब मैं लेता हूं यहां पे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे लिए, देखो यहां पे जो कि है A² प्लस 3AC, लिख दो, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे वैल्यू है B² प्लस 3BD, लिख दिया। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी हो रहा है, ठीक है। चलो टाइम भी हो रहा है हम लोग का, तो यहां पे फटाफट से सॉल्व करेंगे, लेक्चर कंप्लीट करेंगे। देखो A² प्लस 3AC अपॉन B² प्लस 3BD। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं डालता हूं। देखो यहां पे क्या वैल्यू है, यहां पे A का वैल्यू क्या है BK है, C का वैल्यू DK है, तो जो वैल्यू है वो डाल दो यार। तो देखो कहां गया, देखो यहां पे A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू BK है, तो डाल दो BK, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय A का वैल्यू है BK, C का वैल्यू है DK, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय B², B का वैल्यू कुछ पता है क्या, नहीं पता है, तो डायरेक्ट लिख दो B² प्लस 3BD, इसका भी पता नहीं है, लिख दिया। अगला स्टेप वहां पे आएगा, अगला स्टेप वहां पे आएगा, इज इक्वल टू, देखो अब ये BK² है, मतलब ये हो जाएगा B² K², ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय BK और DK, तो मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय BD K², तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय BD K², समझा। और ये पूरा डिवाइडेड बाय आप देखोगे तो B² प्लस 3BD, B² प्लस 3BD, और यहां पे भी आप देखोगे अगर ध्यान से, तो यहां पे भी K² कॉमन है, तो ऊपर K² कॉमन निकल गया, यहां पे क्या बचेगा B² प्लस 3BD बचेगा, और नीचे तो आपका सिर्फ और सिर्फ B² प्लस 3BD ही बचा हुआ है। और अगर आप यहां तक आ गए हो, थोड़ा स्मार्ट हो, तो आप देख पा रहे हो यहां पे दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो यहां पे अकेला क्या बच गया K² बच गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 तो लिखा हुआ है, नहीं फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, 3, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। और अगर आप स्मार्ट हो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सॉरी 1 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको यार अच्छे से लिखो, कभी कभी ना हैंडराइटिंग नहीं निकलती अच्छे से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ही नाम दिया है, 2 दिया है, इस प्रकार नाम है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, कि यहां पे दोनों का वैल्यू ही K² आ रहा है, तो LHS का वैल्यू भी K² है, राइट हैंड साइड का भी K² है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। आ गया आंसर, खत्म कहानी, हेंस प्रूव्ड, आपका फेवरेट डायलॉग, हेंस हो गया प्रूव, मुर्गी प्रूव नहीं हुआ, हेंस प्रूफ नहीं है, ये क्वेश्चन प्रूव हुआ है, ठीक है। चलो सड़ा हुआ जोकता है, अप्रिशिएट कर देना, कभी कभी मार लेते, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। और है क्या क्वेश्चन, देख लेते हैं यार, नहीं और वही है, तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 दो तीन क्वेश्चंस बचे हुए इस प्रॉब्लम सेट के, तो उसको भी अगले लेक्चर में, यानी अगले लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस बने रहना, प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।